हाय गाइस, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डी टारगेट। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल डी टारगेट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताऊंगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि स्टैटिक्स में आता है। और आप समझते हैं कि स्टैटिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी डेटा को एनालाइज करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में हमारी मदद करता है। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें, इतिहास के पन्नों को पलटे, तो वहाँ पे हमें किसी न किसी रूप में स्टैटिक्स दिखाई पड़ती है। तो वहाँ पे आप देखेंगे, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक आपको स्टैटिक्स के कहीं न कहीं उपयोग में आता रहा है। और आज वर्तमान समय में आप समझ सकते हैं कि जो जनगणना संबंधी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, जो कृषि संबंधी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, इसके अलावा जितने भी डेटा कलेक्ट करके उसका एनालाइजेशन करके निष्कर्ष निकाला जाता है, वो मुख्य रूप से स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। तो स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो इसके जो फादर ऑफ स्टैटिक्स थे वो थे गॉटफ्राइड एचेनवाल। गॉटफ्राइड एचेनवाल को फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। और मुख्य रूप से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अगर हम बात करें तो मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन का अध्ययन हम करते हैं। तो हम अगर बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के डेफिनेशन की बात करें तो एक कोफका और सिम्पसन महोदय हुए, जिन्होंने केंद्रीय प्रवृत्ति को माप को डिफाइन इस तरीके से कुछ किया। एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसमें चह और अन्य अंक संगठित होते हैं, या जो अंकों को दो अर्धभागों में विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप एक ऐसा वैल्यू होता है जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उन डेटा को एक संगठित रूप देने का कार्य करता है। और उस डेटा को संगठित रूप देने के बाद एक निश्चित निष्कर्ष, एक निश्चित वैल्यू हमें प्रदान करता है। वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की श्रेणी में आता है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मीन की। जैसा आप देख पा रहे हैं, मीन के बारे में अध्ययन करेंगे। मीन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की एक, आप कह सकते हैं, विधि है जिसके माध्यम से हम किसी डेटा को जो कलेक्ट हमारे पास डेटा होते हैं उनको एनालाइज करके एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, निश्चित निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो जैसे इसमें ये होता है, जैसे हमारे पास कोई डेटा उपलब्ध हो। कोई डेटा का मतलब कोई ऐसा डेटा जो जिसका हमें मध्यमान ज्ञात करना है। तो मध्यमान का मतलब ये है कि आप जो भी डेटा आपको मिल रहा है, डेटा अगर मध्यमान की बात करें, अगर इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में समझें तो आप जैसे मैथमेटिक्स में एवरेज निकालते हैं, उसी तरीके से मध्यमान निकाला जाता है। मध्यमान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टैटिक्स में जब हम अध्ययन करते हैं एवरेज का, तो उसको हम मध्यमान कहते हैं। और विधि जो होती है सेम वही होती है जो हम औसत निकालने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कक्षा में कुछ स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से उन्हें डेटा अंक प्राप्त करते हैं, किसी एवेल्यूएशन में, मूल्यांकन में वो इस तरीके से अंक प्राप्त करते हैं। मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से अंक प्राप्त किए। अब हम ये देखते हैं कि जो ये डेटा हमें मिला है, इन डेटा में अगर हम प्रत्येक बच्चों की बात करें, बच्चों की संख्या कितनी है, जितने प्राप्तांक किए हैं उतने बच्चे होंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स ने जो अंक प्राप्त किया वो इस तरीके से प्राप्त किया। अब हम इनको क्या करते हैं, इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। सबसे पहला, जैसे 5 + 10 + 15 + 20 + 25 और डिवाइड कर देते हैं। इसका सूत्र औसत का क्या होता है, जैसे आप लोग औसत का सूत्र प्राप्त आंकड़ों का योग
बटा आंकड़ों की संख्या। तो प्राप्त आंकड़ों का योग हो गया। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको ऐड करते हैं, 15 30 50 75, 10 5 15, 15 दूनी 30, 30 20 50, 30 25 75। अब आया हमें 75/5, ये मिला। जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 5 के 5, 2 7 55 25। कहने का मतलब एक बच्चे का जो रेशियो होगा, जो औसत होगा, वो 15 प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। अगर हमें ये चेक करना है कि क्या जो हमें एवरेज प्राप्त हुआ है क्या ये सही है, तो हम क्या करते हैं, जितनी आंकड़े हमें जितने स्टूडेंट का है जो हमें वैल्यू मिला हुआ है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 15 × 5, तो हमें जो प्राप्त होगा इन आंकड़ों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कितना होगा, 75। इसका मतलब एक बच्चे का जो एवरेज अंक पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 15 पड़ेगा। इसी को अगर हम स्टैटिक्स में बात करें तो जो ये अंक हमें मिला हुआ है इसको हम x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, x से। जैसा कि आप देखते हैं x से हम अंक होता है, मतलब जो अंक प्राप्त हुए। इसके अलावा सिग्मा एक शब्द होता है स्टैटिक्स में, सिग्मा, इसका सिंबल ये होता है। सिग्मा का मतलब होता है योग, और n का मतलब होता है अंकों की संख्या। कहने का मतलब x की अगर हम बात करें तो अंक मान लिया गया, और x का सिग्मा का मतलब योग। इस तरीके से सिग्मा का प्रयोग करके, सिग्मा n का प्रयोग करके हम किसी आंकड़े का जो है मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान निकालने की कई विधियां होती हैं। तो इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो सिग्मा x/n, मध्यमान बराबर सिग्मा x/n। अब x जो है आपका प्राप्तांक व्यक्त कर रहा है, जो प्राप्तांक है ये व्यक्त कर रहा है, और सिग्मा जो है आपका योग व्यक्त कर रहा है, ये योग व्यक्त कर रहा है। तो इस सूत्र का सहारा लेकर के हम मध्यमान निकालते हैं, और ये सूत्र हमें ज़्यादा और ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है जब हमें आंकड़े वर्गीकृत रूप में प्राप्त होते हैं। वर्गीकृत रूप का मतलब जैसे आपने देखा होगा 10 से 15, 20 से 25, इस तरीके से जब आंकड़ा प्राप्त होते हैं तो ये सिग्मा f(x/n) का सहारा लेकर के हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मध्यमान जो है, मीन जो है, समझ में आ गया होगा। आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमें कोई ऐसे स्टूडेंट हैं या कोई जो है बेल लगती है क्लास में, जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बेल लगती है वो इस ड्यूरेशन पे लगती है, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, 10 मिनट पे, 30 मिनट पे, उसके बाद हम 40 मिनट पे, फिर 10 मिनट पे, 10 ये अंतराल पर एक बेल लगाई जाती है। अब ये माना जाए कि जैसे ये 15 मिनट पे लगाई गई, ये 20 मिनट पे लगाया गया, 10 मिनट पे लगाया गया, 30 मिनट पे लगाया गया। अब हमें अगर ये ज्ञात करना होगा कि इन जो डेटा हमें मिले हुए हैं, अगर हम एवरेज निकालें, मध्यमान निकालें, कि मध्य का मतलब मध्यमान जो इसका एवरेज होगा, कितने एवरेज पर ये बेल लगनी चाहिए। एवरेज का मतलब एक बराबर, आप किसी भी डेटा को, जो आपको जो डेटा मिला हुआ है उस डेटा से जो आपका एक संगठित वैल्यू प्राप्त हो रहा है, जो एक संगठित रूप से वैल्यू प्राप्त होता है, उस वैल्यू को सारे लोगों में बराबर बराबर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था उधर कि 75 या 15 प्राप्त हुआ। चलिए हम इसी से समझ लेते हैं। जैसे कि इतने इतने अंतराल पे लगा, तो अब हमें जो डेटा प्राप्त होगा, तो अगर हमें 20 मिलता है तो कहने का मतलब 20 20 20 20 20 20 इतने अंतराल पे घंटियां लगनी चाहिए। मध्यमान का मतलब यही हुआ कि एक जो होता है समान रूप से वो आंकड़ों को डिस्क्राइब करे।
तो अब जैसे ये इतने अंतराल के बाद बेल लगी, अब आप क्या करेंगे, आप जब औसत निकालते हैं तो उसका सूत्र लगाते हैं जो है प्राप्त आंकड़ों का योग बटा प्राप्त आंकड़ों की संख्या, प्राप्त आंकड़ों का योग बटा प्राप्त आंकड़ों की संख्या। और इसी को हम जो है सिग्मा एक्स बटा एन भी करते हैं, चाहे हम सिग्मा एक्स बटा एन कर दें तब भी यही हो गया, यही सूत्र। तो हम क्या करते हैं, प्राप्त आंकड़ों का योग हम योग कर लेते हैं, पहले इसको योग करते हैं, योग में जो वैल्यू प्राप्त होगी क्या आती है। अब प्राप्त आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। अब जो है हम इनको जोड़ लेते हैं, 20 30 30 60 60 40 100 110 125, कहने का मतलब 125 योग प्राप्त होता है। 15 देख लेते हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 35 10 45 45 और 30 75 75 और 40 115 115 और 10 125 बटा 6 बटा यह हो गया, मतलब प्राप्त आंकड़ों की संख्या। अब 6 6 दूना 12, इसके अलावा फिर यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ डेसिमल रख देंगे, 6 चौक 36 6 सत्ते 42 6 अठे 48 8 बार 2 50 छात्री का 18 2 20। चलिए ये हमारा जो है क्या प्राप्त हुआ, मध्यमान प्राप्त हुआ, मध्यमान प्राप्त हुआ। अब मध्यमान में अगर हम 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, छात्री का 18 6 अटे 48 48 एक 49 6 दूनी 12, 2 अंक पे दशमलव, कहने का मतलब अब देखिए 124.98 नियर अबाउट, मतलब आंकड़ा आया 125 का। तो कहने का मतलब जो हमारा रेशियो आ रहा है, कहने का मतलब जो औसत आ रहा है, जो मध्यमान आ रहा है वो 20.83 है। 20.83 का मतलब जो भी ये बेल लगेगी ये 20.83 कहने का मतलब 21 मिनट पर लगभग लगेगी। तो 20.83 पर ये भी बेल लगेगी, 20.83 पर ये भी बेल लगेगी, 20.83 पर ये भी बेल लगेगी। कहने का मतलब ये जो आंकड़े हमें डेटा प्राप्त हो रहे हैं समान रूप से, ये हमें बता रहा है कि जो वैल्यू होगी अगर सबको समान रूप से दिया जाए तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इस तरीके से गाइस हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको वर्गीकृत आंकड़ों के मध्यमान को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।